अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, सीएसएस इंग्लिश ऐसे कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले एक खबर आई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। खबर ये आई है कि नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है जिसके मुताबिक सीएसएस एग्जाम में एज लिमिट बढ़ाई जाएगी। अगर इसको फाइनल किया जाता है तो ये 30 से, जो अभी 30 है, ये 35 हो जाएगी एज लिमिट। एंड अटेम्प्ट्स जो हैं, जो पहले 3 हुआ करते थे, अगर ये रेजोल्यूशन आगे जाके ऑफिशियल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है एफपीएससी से, कैबिनेट से, तो ये फिर अटेम्प्ट्स हो जाएंगे 5। ठीक है, ये खबर चल रही है। ये देखें, 24 न्यूज़ ने भी इसको कोट किया है और पक्की खबर है। फाइनल अप्रूवल एफपीएससी की तरफ से आना है। वो जब आ जाएगा तो फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप स्टूडेंट्स का यहाँ पे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ये जो चेंज किया जा रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आप एक साइड पिक करते हैं तो उसके रीजंस आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ठीक है? मैंने आपके माइक्स भी अनम्यूट करवा दिए हैं। सो पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव चेंज है आपके नज़दीक या नेगेटिव चेंज है? अगर पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं? एज लिमिट बढ़ा देना और अटेम्प्ट्स बढ़ा देना, सीएसएस में अगर ये हो जाता है तो पॉजिटिव साइड क्या है आपके नज़दीक इसकी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके बोथ साइड हम पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये कि अगर हम सबको पता है कि इंटरनेशनल करिकुलम ने एचईसी वाले ने जो हम्म। एजुकेशन है ये 4 ईयर डिग्री जो है ना 12 एफएससी से बाद में 4 ईयर एजुकेशन मास्टर तक की है। तो ये ज़्यादा गैप आया है ना अभी तक। तो हम्म। उसकी मद्देनजर रखते हुए जो है ना इसको जो है ना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसके नुकसानात हैं, नहीं होना चाहिए, वो कोई इस तरह का कोई ओपिनियन रखने वाला स्टूडेंट अपना रीज़न बता सकता है, उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सब तो खुश नहीं होंगे ना, कुछ को तो लगता होगा ये क्या कर दिया एफपीएससी ने, या हमारी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। यदि चैट सेक्शन में किसी ने लिखा है सर्टनली पॉजिटिव पॉजिटिव, और इससे कंपटीशन हेल्दी हो जाएगा और जो लोग डिजर्विंग हैं वो इसमें फिर बाद में हिस्सा इसका बन जाएंगे। अच्छा, ये जिसको ये पॉजिटिव नहीं लगता, कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, मैं आपके आइडियाज सुनना चाह रहा हूँ। सर इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है ये इसमें जो है ना ये कंपटीशन और बढ़ेगी, और इस तरह है कि ये जो एस्पिरेंट्स है जो ऑलरेडी ओवर एज है, तो सही। उनको जो है ना कमांड है सब्जेक्ट्स पर, जो है ना राइटिंग इसकी ठीक है, और जो है ना वो आइडिया एनालिसिस सब कुछ इसकी ठीक है। तो बजाय कि ये जो नए स्टूडेंट्स इसमें एंटर होंगे तो वो वाले स्टूडेंट्स से जो है ना जल्दी क्वालिफाई करेंगे इसके मुकाबले के लिए। सही। अच्छा देखिए, मेरे नज़दीक भी कुछ पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स इसके ये हैं कि सबसे पहले आपके पास अगर अटैम्प्ट्स 5 तक हो जाते हैं, एज लिमिट 35 तक हो जाती है, तो इसका फ़ायदा ये होगा सबसे पहले, अपॉर्चुनिटीज़। जो कैंडिडेट्स जिनके 3 अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास 2 और अटैम्प्ट्स देने की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और उसके अलावा जो लोग लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं, अक्सर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी एज ऑलरेडी 30-31 होती है, 32, सर हम सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं। और बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद फिर पता चलता है कि वो तो साहब या मैडम ऑलरेडी 31 या 32 की है। तो जो लेट तैयारी स्टार्ट करता है, अपने रीजंस होते हैं हर किसी के अपने, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि इसमें फिर एग्जाम का एक प्रेशर है ना, वो कम हो जाता है। जैसे यूपीएससी में बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं, तो आप के पास ऐसा नहीं होता कि 3 अटैम्प्ट लिमिटेड है तो उसको बचा बचा के चलना है। ये जो तीन तीन स्ट्राइक्स वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा 5 अटैम्प्ट से। एंड ठीक है, लेकिन आई सर एक पॉइंट है और भी। कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं ज़रूर। सर एक पॉइंट मेरे पास और भी है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट अभी जो है ना वो पीएससी वाले ले रहे हैं, तो ये अगर हम देखेंगे तो पहले साल से जो है ना ये बिलतरतीब ये जो है ना हार्डनेस की तरफ जा रही है, टफ कंपटीशन है। हम्म। तो एक बार एक स्टूडेंट इसमें रह जाती तो उसका जो है ना वो अटेंड तो नहीं देते, लेकिन साल तो जो है ना इसका ज़ाया हो जाती है ना उसी सही। इसी से। ये ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ मेरे नज़दीक इसके नेगेटिव्स भी हैं।
एक तो जैसे कि अभी स्टूडेंट्स ने मेंशन किया कि कंपटीशन बिल्कुल बढ़ जाएगा। एडिशनल अटेम्प्ट्स और एज गैप जब आप बढ़ा देते हैं या एज ब्रैकेट बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनकी तैयारी बहुत सौ से बेहतर होगी, लेकिन अटेम्प्ट्स ख़त्म होने की वजह से वो उस रेस से बाहर हो चुके थे, तो वो भी वापस आ जाएंगे, थोड़ी सी तैयारी करके मुकाबला और ज़्यादा सख्त कर देंगे। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी जो करियर प्लानिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है, और ज़्यादा डिले हो जानी है। मसलन एक एक लड़का या लड़की अगर 30 तक सीएसएस के अटैम्प्ट्स देता है, तो उसके बाद अगर उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है ना, तो एक साल उसे लगता है रिकवर होने में, क्योंकि एक लंबा अरसा आप सीएसएस के इम्तिहान से समझ लें कि रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो ब्रेकअप के बाद आपको एक साल रिकवर होने में लगता है। और बहुत से 98% तो वो स्टोरीज होती है ना जो अलोकेट नहीं हो पाते या एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, तो उनके लिए ज़िंदगी में वापस किसी बी प्लान की तरफ जाने में, ट्रांजिशन लगाने में 1-2 साल अगेन उनको लग जाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने में। और 30 साल तक काफ़ी केसेस में आपके पास अगर जॉब नहीं है, तो आपके पास पार्टनर नहीं है, आपके पास घर गाड़ी पैसा, वो सारी चीज़ें नहीं स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाती हैं। ज्यादा बंद अगर कर इसकी जगह, ज्यादा बंद कर अच्छा माइक्स फिलहाल ऑफ कीजिएगा। अच्छा, इसकी जगह स्टूडेंट्स अगर अगर इमेजिन करें समबडी जो 35 तक कोई और काम नहीं कर रहा, ऑल आउट अगेन सीएसएस की ही तैयारी कर रहा है, और 35 की एज में इसने आखिरी अटेम्प्ट दिया है, और 36 की एज में इसका आखिरी रिजल्ट आ जाता है कि क्वालिफाइड ना हुआ, और ये बंदा या बंदी अब 36 ईयर तक जॉबलेस, इन बिटवीन जॉब था या थी, और फिर उसके बाद वाली लाइफ जो है वो फिर मिड लाइफ क्राइसिस तक वो वैसे ही पहुंच चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स 30+ हैं और सीएसएस के अटैम्प्ट्स इंक्रीज होने की वजह से इस तरफ वापस आना चाह रहे हैं, एक बात याद रखें, मैं एक सेकंड मोबाइल अपना साइलेंट कर लूँ। एक बात याद रखें कि जी ऑल आउट आपने ना सीएसएस की तैयारी पहले करनी थी ना अब करनी है। आप अपनी कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो करते रहिएगा। ये इम्तिहान है, इसके अटैम्प्ट्स इंक्रीज हुए हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बस इसके पीछे ही लग जाना है। ठीक है, वो गाना नहीं है सब छोड़ छाड़ के, वो वाला काम नहीं करना। आपने इसको साइड हसल के तौर पे लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते रहना है। अगर वीकेंड पे कहीं पे क्लासेस होनी है वो ले लें। ये जो 30 ऑनवर्ड वाले, अगर इन केस एक स्टूडेंट 30 तक भी उसका सीएसएस या पीएमएस क्वालिफाई नहीं हुआ, अगेन वो इस रेस में 35 वाले एज ब्रैकेट तक इसी रेस में अगेन लग जाता है, तो ये बेवकूफ़ी होगी अगर वो कोई और काम कर नहीं रहा। इस एज गैप में, इस एज ब्रैकेट में आपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हासिल करनी है जी। आप अपना कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, जॉब हासिल कर रहे हैं, कमाना शुरू कर दें, वो सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल कोटा में तो ऑलरेडी लोग अप्लाई करते हैं ना इस एज लिमिट वाले। लेकिन लेकिन अभी अगर ये एज लिमिट बढ़ जाती है तो आई रेकमेंड पागल ना हो जाइएगा, सब कुछ छोड़ के इसके पीछे ना लगिएगा। अपने करियर को किसी और फील्ड में, किसी और डायरेक्शन में बना लें, और ये इम्तिहान साइड में दें। साइड में समझते हैं ना, यानी ऑल आउट होके नहीं। पहले भी अगर 30 से पहले भी आपने तैयारी स्टार्ट की है, तो वो भी वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ 1 साल आप सीएसएस को दें ऑल आउट होके, और उस दौरान भी आप अपनी कोई जो हायर एजुकेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 1 साल अटैम्प्ट देने के बाद फिर आप अगेन लग जाएं अपनी जॉब में, अपनी फील्ड में, करियर गैप की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे 25 ऑनवर्ड, तो फिर 30 ऑनवर्ड और 35 वाला तो मुझे तो बहुत खतरनाक ट्रेंड नज़र आएगा। अगर बच्चे बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, 35 एंड 36 वाला कोई इंडिविजुअल अगर अलोकेट नहीं होता या उसका अटैम्प्ट फेल होता है फाइनली, पांचवा अटैम्प्ट 35 की एज में, तो आई अज्यूम कि वो क्या क्या कर सकता है या कर सकती है। आई होप वो ऐसे ऐसे सिचुएशन में लोग वो खुद को नुकसान ना दें। तो स्ट्रेंथ अगर आपने अपनी गेन करके रखनी है, तो इसको इसको जो है ना साइड हसल के तौर पे लेके चलिएगा। ठीक है, करियर प्लानिंग डिले ना कीजिएगा अटेम्प्ट्स की वजह से, बेटर प्रिपरेशन की होप की वजह से आप कहेंगे नहीं मैं अभी फोकस होके करूंगा, नहीं। जो होना था वो पहले हो चुका होता, अभी अगर नहीं हुआ तो इसको साइड पे लेके चलें।
ये करना है आपने लाजमी। बहरहाल ये रेजोल्यूशन फिलहाल पास हुआ है नेशनल असेंबली की तरफ से, एक तरह का ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है। अगर ये फाइनली अप्रूव हो जाता है तो एफपीएससी इसे अप्रूव करेगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वेबसाइट पे। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें चीज़ें अप्रूव क्या हो रही हैं, यानी क्या चीज़ें आपको देखने वाली, अगर ये अप्रूव हो भी जाता है ना, ये याद रहे CSS 2026 वाले जो अटैम्प्ट दे रहे हैं बच्चे, उनको तो कोई मसला नहीं है। आप उसी पुराने पैटर्न पे तैयारी करें, तैयारी जारी रखें, डिले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर चेंजेस आ जाती हैं, वो चेंजेस आप फॉलो ना कर पाए तो टाइमली, तो बेहतर है जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट की, आप उसी को ही कंटिन्यू रखें, उसको बीच में ना छोड़िएगा। ठीक है, ये गलती ना कीजिएगा, अच्छा शायद एज लिमिट भी बढ़ गया है, मैंने अभी नए पैटर्न पे तैयारी करनी है। वो नया पैटर्न आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए नहीं होगा, 26 वालों के लिए नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जो चीज़ें अभी गर्दिश कर रही हैं उसमें यह है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अपने लिए। सबसे पहले तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वैसा के वैसा रहेगा, ये जो MPT है। ठीक है, 50 मार्क्स पाकिस्तान अफेयर्स एंड 50 मार्क्स आपके इंटरनेशनल अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जनरल साइंस। तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा रिफॉर्म्स के बाद भी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे बात देखें तो यहाँ पे हमें चेंज ये देखने को मिल रहा है कि 3 क्लस्टर्स बनने वाले हैं। सबसे पहला क्लस्टर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, दूसरा क्लस्टर फाइनेंशियल सर्विसेज का, तीसरा क्लस्टर इंफॉर्मेशन सर्विस का। अब जैसे आपके टॉप ग्रुप्स हैं ना, पास ग्रुप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, PSP हो गया, पुलिस सर्विस हो गया, फॉरेन सर्विस हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, इन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को अभी ये डर था कि शायद इंजीनियरिंग वाले या मेडिकल वाले अप्लाई ना कर पाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं इस पे ये नज़र आ रहा है कि रिकमेंडेशंस में ये लिखा गया है कि जो भी आपका यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम रहा है, आप एलिजिबल हैं, सब के सब एलिजिबल हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाला या IRS वाला, इसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CA, ACMA, ये वाले लोग जो हैं, ये स्पेसिफिकली इन इन ग्रुप्स के लिए, जो कि टॉप ग्रुप्स ऑलरेडी नहीं होते, तो टॉप ग्रुप्स के लिए आप सब एलिजिबल हैं। इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए वो भी लोगों की टॉप चॉइस नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी कुछ डिग्रीज यहाँ पे बताई गई हैं। अच्छा, यहाँ फर्दर 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 ये भी सामने आया है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका इंग्लिश ऐसे सेम रहेगा, और उसके अलावा आप देखें तो आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पे है, और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो क्लस्टर्स के लिए अप्लाई हो रहे हैं। मसलन अगर क्लस्टर A1 है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला, तो उसके लिए ऑप्शनल ग्रुप्स हैं कि भाई एक ग्रुप ये है, इसमें से 100 मार्क्स वाला आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो हर क्लस्टर के लिए अलग ग्रुपिंग होगी, उन सब्जेक्ट्स में से आप ऑप्ट करेंगे। जैसे मसलन क्रिमिनोलॉजी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो अक्सर आपको वो सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप ट्रेडिशनली तैयार करते आ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक एक नुकसान वो होगा उन बच्चों को जो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, जो आप स्कोरिंग ट्रेंड को देखते हुए सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, लेकिन अभी आपने एक क्लस्टर में ही रह के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना होगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन लग सकती है आपके लिए। सो दीज आर द चेंजेस। अब ये जब अप्रूव हो जाएंगे तो ये इसी शक्ल में रहेंगे या थोड़े से चेंज होंगे, वो अभी देखना बाकी है। सो ये खबर थी, मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर किया जाए, और काफ़ी स्टूडेंट जो है ना भटक जाते हैं, तो भटकना नहीं है। जैसे किसी ने लिखा करंट अफेयर्स उर्दू में होगा या नहीं, देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। देखें, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे,
नॉलेज एरियाज स्कीम फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जिसमें थ्रेश होल्ड 40% का इन्होंने रखा है। यहाँ पे जो पेपर वन है, पेपर वन का सेक्शन ए होगा इंग्लिश ए से, और सेक्शन बी होगा अगेन इंग्लिश और उर्दू पर्सियन कंपोजिशन। तो आपकी यहाँ पे चॉइस आपको दी जाएगी, इंग्लिश करें या पर्सियन कंपोजिशन आप उर्दू में करें। तो ये नई चीज़ है। बहरहाल यहाँ पे अगेन इंग्लिश का पेपर सेम रहेगा, एक ही पेपर यहाँ पे होगा, पेपर वन, 50 मार्क्स का ऐसे और 50 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन। और उसके बाद यहाँ पे देखें पेपर टू में ये कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स होगा, जिसमें इंटरनेशनल एंड पाकिस्तान के करंट इश्यूज होंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसे इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में ऑप्ट करें। और ये जो पहला सेक्शन है ना, इसमें एक नई नई बात यह भी है कि आपको चॉइस दी जा रही है कि इंग्लिश ऐसे अटैम्प्ट करें या उर्दू ऐसे अटैम्प्ट करें। सो दिस इज़ न्यू, दिस इज़ न्यू। वो जो ट्रेडिशनल हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है उससे निकलने का एक स्टेप है। तो ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही बड़े लेवल पे चेंज होगा, ठीक है। आपको लैंग्वेज ही बिल्कुल ड्रास्टिक तरीके से, जो आपको अभी तक हिंडर कर रही थी, वो नहीं करेगी। फिर उर्दू फिर उर्दू हिंडर करेगी, लेकिन इस बहाने फिर लोग उर्दू सीख पाएंगे अच्छी। बहरहाल क्योंकि देखिए आप पीएमएस में जब देते हैं तो अपनी अपनी प्रोविंस की लैंग्वेजेस भी सीख रहे होता है ना एग्जाम के बहाने। तो यहाँ पे एक एक्सक्यूज ये होगा इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखने का। अच्छा, फर्दर यहाँ पे देखें पेपर टू में, यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज होगा आपके पास। सो टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स हैं। टोटल 300 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स आपका ऐसे एंड इंग्लिश, उसमें आप उर्दू ऐसे भी लिख सकते हैं और उर्दू में पर्सियन कंपोजिशन। और आपके पास 100 मार्क्स होगा करंट अफेयर्स का, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा इस्लामिक स्टडीज़ का, या आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स रखते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपके पास इंग्लिश या उर्दू में करने का। तो फिलहाल ये डिटेल्स सामने आई हैं, और बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की डिटेल हैं, या फुल जिस तरह से आ जाता है तो वो पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सारा डेटा चेंज होने वाला है। कुछ चीज़ें फिल्टर होंगी और कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं ऑप्शनल्स में वो आगे पीछे होने वाले हैं, लेकिन चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये याद रहे, अपनी तैयारी आपने उसी हिसाब से जारी रखनी है। अच्छा जी। सो दैट इज़ अबाउट दिस अपडेट। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ी सी स्लाइड्स चेंज कर लूँ, ठीक है।